नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली वासियों के लिए दिल्ली में एक ताजमहल बना दिया गया है। आप चौंक रहे होंगे कि ताजमहल दिल्ली में। दिल्ली की जो नई संसद बनाई गई है दिल्ली में, वो किसी ताजमहल से कम नहीं। पूरे देश में उसकी धूम है। 28 तारीख को प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। कुछ खुराफाती लोग हैं, वो कह रहे हैं कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, तो महिला भी है और आदिवासी भी हैं, तो उद्घाटन राष्ट्रपति से होना चाहिए। इतने प्यारे ताजमहल पर विवाद नहीं होना चाहिए। ताजमहल प्यार की निशानी है। ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। एक ताजमहल शाहजहां ने बनवाया और एक हमारे साहिब ने बनवाया। साहिर लुधियानवी की एक गज़ल है, मैं पढ़ रहा हूँ। थोड़ी टिपिकल उर्दू है। मैं कोशिश करूँगा कि उन उर्दू के शब्दों को मैं आपको हिंदी में समझा सकूँ, और उसके बाद साहिब के बनाए इस ताजमहल पे बात करूँगा कि जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं है, वहाँ पे ऐसे ताजमहल का मतलब क्या। तो साहिर की मैं कुछ लाइनें पढ़ता हूँ। ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, ताज तेरे लिए एक मजहर है उल्फत ही सही। मजहर उल्फत कहते हैं प्यार का वादा। ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी ए रंगी से अकीदत ही सही। अकीदत शिद्दा को कहते हैं। तुझको इस वादी ए रंगी से अकीदत ही सही, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। वज्म ए शाही राजा की सभा, वज्म ए शाही में गरीबों का गुजर भला काम आईनी। सब्ता जिस राह में हो शिलालेख, सप्ता मानी सप्त मानी शिलालेख। सप्त जिस राह में हो सतवन शाही राजसी वैभव कहते हैं। सप्त जिस राह में हो सतवत शाही के निशान, उस पे उल्फत भरी रूह का सफ़र क्या मायनी। मेरे महबूब पर से पर्दा ए तैशी ए वफा, वफा के दिखावे के पीछे। मेरे महबूब पस ए पर्दा ए तशहीर ए वफा, तूने सत्वता के निशानों को तो देखा होगा, तूने ताकत के निशानों को तो देखा होगा। ताजमहल में ताकत के निशान। मुर्दाशाही के मकबर से बहलने वाली अपनी तारीख मकानों को तो देखा होता। मुर्दाशाही मतलब मुर्दा राजा, मृत राजा के मकबरे यानी मकबरे, अपने तारीख मतलब अंधेरा। मुर्दा शाही के मकबर से बहलने वाली अपनी तारीख मकानों को तो देखा होता। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है। शायर कह रहा है कि दुनिया में अकेले अकेले एक मोहब्बत नहीं हुई है, अनगिनत लोगों ने मोहब्बत की है। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है। कौन कहता है कि सादिक ना थे जज्बे उनके। सादिक मतलब ईमानदार। कौन कहता है ईमानदार ना थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं। तशहीर मतलब प्रचार। लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे, गरीब थे। हमारे प्यार के प्रचार के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि वो लोग भी जो अनगिनत लोग प्यार करते थे वो हमारी तरह गरीब थे। ये इमारत ओ मकबिर, इमारतें कहते हैं मकबिर को। ये इमारत ओ मकबिर, ये फसीले, ये हिसार। फसीले कहते हैं किले के आसपास की दीवार, हिसार कहते हैं किले को। ये इमारत, ये फसीले, ये हिसार, मुतलक उल हुक्म सर्वोच्च कमान, मुतलक उल हम शहंशाह की अजमत के संतु। शहंशाह की अजमत मतलब इज्जत, संतु मतलब खंबा। शहंशाह की इज्जत के खंबे। सीना ए धैरा, दुनिया का सीना। सीना ए दहरा के नासूर हैं कोहिना, नासूर चश्म हैं उनमें तेरे और मेरे आजाद पूर्वजों का खून। सीना ए दहरा मतलब दुनिया का सीना। नासूर है कोना, कोना मतलब कोन मतलब प्राचीन। आजाद मतलब पूर्वज। सीना ए दहरा के नासूर है कोहन, नासूर जज्ब हैं उनमें तेरे और मेरे आजाद का खून। मेरे महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी, मेरे महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी, जिनकी सनाई शिल्प कौशल। सनाई मतलब शिल्प कौशल। मेरे महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी,
जिनकी सनाई ने बख्शी है उसे शक्ल जमीन, बिना किसी नाम और पहचान के। मेरे महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी, जिनकी सनाई ने बख्शी है उसे शक्ल जमील। उनके प्यार के मुकाबिर रहे, उनके प्यार के मुकाबिर रहे बेनामो नमूद। आज तक उन पे जलाई ना किसी ने लालटेन, कंदी कहते हैं। उनके प्यारों के मकबिर रहे बेनामो नबूद, आज तक उन पे जलाई ना किसी ने कंदी। ये चमनजार, चमनजार कहते हैं बगीचे को, ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कशा तर और दीवार में मोहराब, ये ताक, मुनक्कशा मतलब तराशना, ये चमनजोर, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये महनुकशा, दर और दीवार, ये मेहराब, ये ताक। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजा। साहब का महल बन रहा है और देश की 80 करोड़ जनता को 2 वक्त के खाने के लिए राशन दिया जा रहा है। एक शहंशाह ने बनवा के ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। ताजमहल पे इतनी सुंदर कविता शायद ही कोई लिख सकता है। एक गरीब के प्यार को साहब ने शब्दों में बांटा है कि गरीब के लिए ताजमहल नहीं है, वो कहता है ये तो बड़े लोगों के बादशाहों के लिए है। मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। भारतीय इतिहास में एक शासक हुए थे सल्तनत कार के दौर में, नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। एक से एक बढ़कर तुगलकी फैसले लेने के लिए जाने जाते थे। कभी बिना किसी सैनिक तैयारी के कोई युद्ध शुरू करा देते थे, तो कभी मुद्रा बदल देते थे, 2000 का नोट शुरू करते थे और बंद कर देते थे। 2000 का नोट था नहीं, मैं आज के संदर्भ में आपको बता रहा हूँ। एक बार तो राजधानी ही बदल दी थी और दिल्ली से उठाकर दौलताबाद, आज का देवगिरी जो है, वहां लेकर चले गए थे। और फिर 7 साल बाद मन भरा तो वापस दिल्ली भी लेकर आ गए। उनको हर चीज पर अपनी छाप छोड़ने का जुनून सवार था, लेकिन इतिहास ने उनकी सनकपने से भरी तस्वीर बना दी। कहा गया कि एक सन की राजा था, जबकि आपको जानकर हैरत होगी कि मोहम्मद बिन तुगलक कोई अनपढ़ या फर्जी डिग्री वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक प्रकांड विद्वान और काफ़ी ऊंची शिक्षा प्राप्त व्यक्ति था। सल्तनत काल में उससे ज़्यादा विद्वान शासक शायद ही कोई हुआ हो। चौथी पास नहीं था, लेकिन उसके सनक भरे फैसलों के कारण कोई उसकी विद्वता की चर्चा नहीं करता, बल्कि सब उसके सनकीपन की ही चर्चा करते हैं आज भी। और बाद के दौर में तो सनक से भरे फैसलों के लिए हिंदी शब्दकोश में एक शब्द भी ईजाद हो गया, तुगलकी फैसला। आज तक ये शब्द चलता है, साहब का तुगलकी फैसला। अब आपको 650 साल पहले के दौर से बाहर निकालकर मौजूदा दौर में लेकर आता हूँ। यहाँ आप एक से बढ़कर एक तुगलकी फैसलों की पूरी लिस्ट देखने को आपको मिल सकती है, तो थोड़ी सी कोशिश करिए। कभी करेंसी बंद कर दी जाती है, तो कभी अचानक पूरे देश को लॉकडाउन लगाकर बंद कर दिया जाता है। फिर कभी ताली थाली बजाने को कहा जाता है, तो कभी देश की राजधानी में, खासकर एक ऐसे दौर में जब लाशों का ढेर लगा हुआ था, सेंट्रल विस्टा के नाम पर इमारतों के निर्माण के काम में हाथ लगवा देती हैं सरकारें, शुरू करा देती हैं और कहती है नई संसद, नया कार्यालय, नया उपराष्ट्रपति आवास, नया प्रधानमंत्री आवास। मतलब लोकतंत्र को बिल्डिंग तंत्र में तब्दील करने का पूरा खाका खींच दिया जाता है। अब दुनिया इसे उस दौर में कैसे देख रही होगी जब गली गली में लाशों के ढेर हैं, तो मुझे ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन भारत ने इसको कैसे देखा, ये अचरज का विषय जरूर है। आप सबको याद होगा 2007 से 2012 के दौर में लखनऊ से नोएडा तक जिस प्रकार हाथी 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 बनाने के नाम पर स्थापित कला का जो नमूना पेश किया जा रहा था, उस पर न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश का जनमत उस तुगलकी निर्माणकारी के खिलाफ खड़ा हो गया था। खुद साहब की पार्टी उसका मजाक उड़ाया करती थी। जबकि रही बात कानून और व्यवस्था की, तो यूपी का कोई भी व्यक्ति आपको बता देगा
कि उस दौर की मायावती सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता था। आज की तरह फर्जी एनकाउंटर नहीं होते थे, लेकिन आज के दौर से भी बेहतर कानून व्यवस्था थी। मगर जनता को हाथी दर्शन इतना बुरा लगा कि लोगों ने मायावती की जगह अखिलेश यादव की पूरे बहुमत की सरकार बनवा दी। मगर आज देखिए, मायावती ने जीते जी अपनी मूर्ति लगवाई। इस पर बवाल करने वाली भाजपा आज ये देखकर खुश है कि नरेंद्र मोदी जी ने साहब ने अपने जीवन काल में अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम का नामकरण अपने नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम करवा लिया। जबकि दिल्ली के फिरोज शाह कोटले स्टेडियम, वो मैदान जहां 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, का नाम क्रिकेट प्रशासक अरुण जेटली के नाम पर करने के लिए तब तक इंतजार किया गया जब तक कि वो दिवंगत नहीं हो गए। खैर, ये सब पुरानी बातें हैं। अब जरा आज के दौर में चलते हैं। आज के दौर में आप सबने देखा होगा, जब पूरा देश कोरोना की लहर में त्रहमाम कर रहा था, तब देश में एक अलग किस्म का तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा था। लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, लाशों के ढेर लगे हुए थे, और बिल्कुल उसी दौर में हजारों करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा रही थी। लोग सड़कों पर पैदल चल रहे थे, पैरों से खून निकल रहा था, लेकिन सरकार को नए संसद भवन और प्रधानमंत्री का शाही आवास बनाने की सूझ रही थी। दीवाना हो रही थी सरकार। मतलब वो कहावत आपने सुनी होगी कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। बिल्कुल यही काम हमारे देश में हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोरोना कोई मामूली मुद्दा है, मामूली बीमारी है, और इसके लिए लव साहब, अग्रवाल साहब ही काफ़ी हैं। रोज टीवी पे आके बताया करते थे कोरोना में क्या हो गया, और लगता था कि हेल्थ मिनिस्टर तो गायब हो गए। और यदि निपट लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा, 40-50 लोग मर जाएंगे। उनका काम बचाना असली काम नहीं है, बल्कि असली काम तो नया संसद भवन बनाना है, ऐसा लग रहा था। भले ही नए संसद भवन में किसी को बोलने का मौका ना दिया जाए, माइक म्यूट कर दिया जाए, हो सके तो सांसद की सदस्यता ही रद्द कर दी जाए। भाई, जब लोगों को राम के मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र की बजाय राम मंदिर से मतलब है, तो फिर भला लोकतंत्र के चरित्र को कौन पूछता है। पूछ तो लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन की बिल्डिंग की होनी है ना, ताकि लोग वहां आए और मत्था टेकें, जैसे साहेब ने 2014 में प्रधानमंत्री बनते समय पुराने संसद की सीढ़ियों पर मत्था टेका था। अब तो ऐसा लगता है कि जनता को सिर्फ बिल्डिंग से ही मतलब रह गया है, चाहे वो राम मंदिर की बिल्डिंग हो या संसद भवन की बिल्डिंग। एक एंकरिनी महोदया, नोएडा चैनल की एंकरनी महोदया इस बात पर लोहाट हुई जा रही थी कि नई संसद में की वेल में इतनी जगह ही नहीं है कि जहां सांसद जमा होकर प्रदर्शन कर सकें। अरे भाई, जेल बना रहे हो या संसद भवन बना रहे हो? आप खुद से सोच कर देखिए कि जिस संसद या विधानसभा में बेल के लिए जगह ना छोड़ी जाए, उससे ज्यादा अलोकतांत्रिक और घृणित कार्य कुछ हो सकता है क्या? लानत है ऐसे एंकर और एंकरनियों पर जो सदन में बेल ना होने पर खुश होते हैं। एक किस्सा सुनाता हूं आपको। 2001 से 2006 के दौर में तमिलनाडु में जयललिता की सरकार थी। उस सरकार ने नया विधानसभा भवन बनाया। कहा जाता है, पता चला है मुझे, कि वहां भी बेल में जगह नहीं थी कि विधायक वेल में आकर प्रदर्शन कर सकें। लिहाजा जैसे ही करुणानिधि की नई सरकार आई, उसने विधानसभा को वापस पुराने भवन में शिफ्ट करा दिया और नया भवन बेकार हो गया। अब कल्पना कीजिए कि अगले लोकसभा चुनाव में यदि साहब की जगह नीतीश बाबू या खड़गे जी या राहुल गांधी आकर बैठ गए और कहने लगे कि नई संसद में तो वेल है ही नहीं और ये लोकतांत्रिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं है, लिहाजा हम पुरानी संसद भवन से ही काम करेंगे, तो क्या होगा? हाई, ब्रिटेन में 400 साल पुरानी संसद में लोग बैठ सकते हैं, तो भारत में 90 साल पुरानी बिल्डिंग में बैठने में क्या दिक्कत है? हजारों करोड़ रुपए क्यों फूके जाएं? लेकिन साहब को तो जुनून सवार है दिल्ली से नई दिल्ली के आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस का नाम मिटा देना है। लेकिन क्या ये संभव है? मैं अपने ज्ञानी दर्शकों से, अपने बुद्धिमान दर्शकों से पूछता हूं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या आपको नई संसद के आर्किटेक्ट का नाम पता है? सेंट्रल विस्टा के आर्किटेक्ट का नाम पता है? जाहिर सी बात है कि नहीं पता है।
जबकि इतिहास गवाह है और साहिब संभवतः ये भूल गए हैं, दुनिया किसी प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट को याद रखती है, ना कि उस दौर के शासक को। मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। यूपीएससी की तैयारी करने वालों को छोड़ दें तो कितने लोगों को पता है कि लुटियंस दिल्ली की स्थापना की बुनियाद गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के ज़माने में रखी गई, और जब नई संसद, राष्ट्रपति भवन आदि बनकर तैयार हुए तो उस वक्त लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल थे। दुनिया सिर्फ बनाने वाले को जानती है कि इसे एडविन लुटियंस नाम के आर्किटेक्ट ने बनाया था। आज़ाद भारत में भी ऐसे हुआ। लोग आपसे पूछे कि चंडीगढ़ किसने बनाया तो आप करबूजिए का नाम लेते हैं, ना कि पंडित नेहरू का। लोग आपसे पूछे कि अमूल किसने बनाया था तो आप वर्गीज कुरियन का नाम लेते हैं, ना कि लाल बहादुर शास्त्री का। लोग आपसे पूछे कि मेट्रो रेल किसने बनाई तो मेट्रो रेल के लिए आप श्रीधरन का नाम लेते हैं, ना कि इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी का। लोग पूछे कि भारत में स्वदेशी मिसाइल किसने बनाई तो आप अब्दुल कलाम साहब का नाम लेंगे, ना कि जॉर्ज फर्नांडिस का। यही दुनिया की रीत है जो साहब नहीं समझ रहे, और अब तक आम लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा कि संसद भवन और सेंट्रल विस्टा का आर्किटेक्ट कौन है, क्योंकि जब भी फोटो आती है तो फोटो फ्रेम में सिर्फ और सिर्फ साहब देखते हैं, वो भी एक ऐसा दौर में जब 82 करोड़ से ज़्यादा लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। रोजगार का गंभीर संकट है, किसान, नौजवान सब परेशान हैं, लेकिन साहब को संसद भवन के उद्घाटन की सूझ रही है। कम से कम लोकतंत्र के आदर्शों के लिए हमसे अच्छे तो ब्रिटेन के लोग, जहां से हमने संसदीय व्यवस्था अपनाई है, वो लोग हैं, क्योंकि जब भी वहां नई संसद बनाने की बात होती है तो खुद वहां के सांसद अपनी ऐतिहासिक इमारत के प्रति अपने जज्बात को नहीं छुपा पाते और वहीं से काम करने में फख्र महसूस करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो साहब और सिर्फ साहब को ही जलवा है। अब कर्नाटक के लोगों ने तो साहब के आशीर्वाद से वंचित होना स्वीकार कर लिया। पता नहीं कब देश के लोग साहब के आशीर्वाद के लिए कोई नया फार्मूला निकाल बैठे, क्योंकि संसद तो बन गई मगर उसमें संसदीय व्यवस्था के तत्व नहीं आए। फिर भला आशीर्वाद लेने और देने की बात कहाँ रह जाती है? रह जाती है तो सिर्फ एक मूक व्यवस्था, मौन व्यवस्था, खामोश व्यवस्था, जिसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है म्यूट। अब नई संसद इस म्यूट दौर को कितना अनम्यूट कर पाएगी, यही देखा जाना है और यही देश को जानना है और यही देश की व्यवस्था को समझना है। आप भी समझेंगे, मैं भी समझाऊंगा और 4 PM भी बात को बताता रहेगा। देखते रहिए 4 PM। आपका प्यार हमारे लिए अमूल्य है। हमारे मेंबर बनिए। इसके नीचे, इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, उसे भर के आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। कुछ अन्य राज्यों में हमारे चैनल हैं, 4 PM यूपी, 4 PM बिहार, गुजरात, कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।